नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और उत्तर प्रदेश से इस वक्त दो बड़ी खबरें आ रही हैं। एक तो वो जिसमें गाजियाबाद में दंगा कराने की साजिश यानी कि षड्यंत्र जो रच रहा था, उम्मेद पहलवान इदरीसी की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो कि अखिलेश यादव के काफी ज्यादा करीब है। तो एक तो बड़ा झटका अखिलेश यादव के लिए है। और दूसरी बड़ी खबर ये है कि जिस तरीके से 2022 में उत्तर प्रदेश में जो चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले रोहिंग्याओं को जो उत्तर प्रदेश में एक एक करके बसाया जा रहा है, उनके डॉक्यूमेंट्स बनवाए जा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश की एटीएस ने 4 और लोगों को गिरफ्तार उत्तर प्रदेश से किया है। अब इन्हीं दो खबरों को हम आपको विस्तार से बताएंगे। अब आप सभी को पता है कि पिछले कई दिनों से लोनी में जिस तरीके से एक बूढ़े बुजुर्ग की जो तावीज बनाने का काम करता था, यानी कि अब्दुल समद की दाढ़ी काट दी गई थी और उसको लेकर काफी ज्यादा बवाल मचाया गया। और इसी नेता यानी कि समाजवादी पार्टी के नेता उम्मेद पहलवान इदरीसी की तरफ से ही दबाव बनाया गया था अब्दुल के ऊपर, जय श्री राम के नारे को बीच में लाकर और सांप्रदायिकता दंगा कराने की साजिश चल रहा था। समाजवादी पार्टी का नेता आज जिसकी गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश की पुलिस कर चुकी है, और उसकी गिरफ्तारी जो ये नेता है अखिलेश यादव का जो करीबी नेता है, ये पहलवान इदरीसी, इसकी गिरफ्तारी दिल्ली के LNJP अस्पताल के करीबी उसी जगह से हुई है, क्योंकि पुलिस को इसके मोबाइल की लोकेशन मिली थी। अब बात यह है कि जब इसे उत्तर प्रदेश लाया जाएगा और उत्तर प्रदेश जब अच्छी तरीके से खातिरदारी करेगी तो कितने और नाम हैं जो सामने आएंगे। और उत्तर प्रदेश के ADG ने भी कहा है कि अभी गाजियाबाद लाया जा रहा है इदरीसी पहलवान को, और उसके बाद जब सारी चीजें पूछी जाएंगी तो ये पता चलेगा कि आखिरकार ये जो एक घटना को जो सांप्रदायिकता का रंग दिया जा रहा था, आखिरकार ये उम्मेद पहलवान किसके कहने पर ये सारी चालें चल रहा था, और क्या इन सारी चीजों का संबंध आने वाले 2022 में जो चुनाव है उत्तर प्रदेश में उससे तो नहीं है। खैर, ये एक अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अब इसे गिरफ्तार कर लिया है, और जो बाकी के खुलासे होंगे वो आने वाले टाइम में हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि एक घटना को जिस तरीके से सांप्रदायिकता का रंग देने की कोशिश की गई समाजवादी नेता के द्वारा, अखिलेश यादव के करीबी इस नेता के द्वारा, और एक फेसबुक लाइव किया गया था इसके द्वारा, जिसमें इसने सोचा था कि ये दंगे भड़का देगा उत्तर प्रदेश में, और जिसके लिए योगी सरकार को बदनाम किया जाएगा कि किस तरीके से जय श्री राम का नारा ना लगाने पर एक मुस्लिम युवक की पिटाई कर देते हैं कुछ लोग, और उसके बाद ये दंगे भड़के हैं। तो आपने ये सारी चीजें CA के टाइम पर भी देखी होंगी कि किस तरीके से विपक्षी पार्टियों की तरफ से एक विशेष समुदाय को आगे कर हिंसा भड़काने की कोशिश की गई थी, और उसी तरीके की चीजें अब की जा रही हैं समाजवादी पार्टी के इस नेता द्वारा, जिसकी गिरफ्तारी अब हो चुकी है। अखिलेश यादव को भी इस पर कोई ना कोई जवाब तो देना चाहिए, क्योंकि अब जनता अखिलेश यादव से भी सवाल पूछ रही है कि हमेशा एक समुदाय को आगे लेकर राजनीति करने वाले अखिलेश यादव इस बात पर क्या कहेंगे कि जब उनके पार्टी के ही नेता सांप्रदायिकता के दंगों को भड़काने में उनका अहम रोल रहता है। और ये पहली बार नहीं है कि इस तरीके की चीजें इन नेताओं ने उत्तर प्रदेश में करने का प्रयास किया है। अब अगला नंबर किसका है, ये भी काफी ज्यादा रोमांचक बात है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा ये जो पूरी घटना थी जिसको अंजाम दिया गया था 5 जून को, कि एक बूढ़े बुजुर्ग अब्दुल समद की दाढ़ी को काट दिया जाता है, और वो कहानी आप सभी को पता है जो यहाँ पर गढ़ी गई थी, और उसके बाद जय श्री राम का नारा इसमें लाने की कोशिश जो की गई थी। अब उसके बाद एक एक करके खुलासे हो रहे हैं, और एक बड़ा तमाचा उन लोगों के ऊपर भी है जो सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर तमाम झूठ फैला रहे थे, और ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में यही है राम राज्य, जहां पर जय श्री राम के नारे को लेकर एक बूढ़े बुजुर्ग की पिटाई की जाती है। एक तरफ उत्तर प्रदेश की पुलिस है, उसने गिरफ्तारी कर ली है, 9 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, और 100 से ज्यादा लोगों के ऊपर केस दर्ज हो चुका है, जो कि इस लाइव वीडियो में थे, जो कि उम्मेद पहलवान के द्वारा रची गई थी, जो लाइव वीडियो उसके द्वारा पोस्ट किया गया था। बात यह है कि जितने भी लोगों ने, अब समाजवादी पार्टी के नेता को अगर अलग रख के हम उन लोगों की बात करें जिन लोगों ने इस वीडियो के द्वारा ही पूरे देश में उत्पात मचाने की कोशिश की, चाहे फिर वो राहुल गांधी हो, स्वरा भास्कर हो, या फिर मोहम्मद जुबैर जैसे तमाम और लोग हों जिनके द्वारा इस प्रोपोगंडा को और भी ज्यादा हवा दी गई। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से ट्वीट किया था उसको लेकर भी लोनी के विधायक ने शिकायत की थी कि जिन लोगों ने इन सारी चीजों को प्रोपोगंडा चलाया है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। और हम बात बताएं, उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से भी ट्विटर हो या फिर मोहम्मद जुबैर हो, स्वरा भास्कर हो, तमाम जैसे लोगों के ऊपर पहले ही कंप्लेंट दायर की जा चुकी है। अब सवाल है कि बड़े बड़े नेता जिस तरीके से देश में सांप्रदायिकता दंगे फैलाने में बड़े अहम रोल निभाते हैं और किसी
भी चीज की बिना जानकारी के, बिना ट्वीट करके लोगों को भड़काने का काम करते हैं। अब उन पे एक एक करके एक्शन लिया जा रहा है और स्वरा भास्कर जैसे लोगों के ऊपर भी कड़ी निगरानी है उत्तर प्रदेश पुलिस की। अब बात करते हैं दूसरी खबर की, क्योंकि अब 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और इसी तरीके के नैरेटिव जो कि कोरोना के काल से ही उत्तर प्रदेश में विपक्षी सरकारों द्वारा चलाने शुरू हो गए हैं। पहला तो हम आपको ये भी बता दें कि जो गंगा तट के किनारे शवों को दफनाने की प्रक्रिया है, उसको लेकर भी कांग्रेस और विपक्ष की तरफ से तमाम सवाल उठाए गए थे उत्तर प्रदेश की सरकार को लेकर के किस तरीके का हाल है उत्तर प्रदेश में। पर उसको लेकर भी हाई कोर्ट ने कह दिया कि बिना तथ्यों की जानकारी के बिना कोर्ट में याचिका ना लगाई जाए, पहले जाइए और उनके बारे में पता लगाइए। और वो पुरानी परंपरा है वहां पर जो लोगों को दफनाया जाता है। अब इसके बाद अगर उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनावों की बात करें कि एक एक करके विपक्ष हो या फिर और तमाम लोग जो योगी की उन सफलताओं से जलते हैं या फिर जो चीजें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में करते हैं उनको हमेशा ही अलग तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं। अब उनके लिए भी एक बड़ा झटका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस हो या फिर उत्तर प्रदेश की एटीएससी टीम अब एक एक करके उस हर व्यक्ति को शिकंजे में ले रही है जो फेक खबरें फैलाता है या फिर नैरेटिव गढ़ने की कोशिश या फिर सांप्रदायिकता के दंगे कराने का प्रयास उत्तर प्रदेश में करता है। और बात करते हैं कि 2022 के चुनावों से पहले किस तरीके से बांग्लादेश और म्यांमार से रोहिंग्यों को लाकर उत्तर प्रदेश में बसाया जा रहा है। यहां पर उत्तर प्रदेश की एटीएस के हाथ ये तीसरी सफलता लगी है, जिसमें आज 4 लोगों को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। लोगों की गिरफ्तारी बुलंदशहर और अलीगढ़ से यानी कि उत्तर प्रदेश से ही हुई है। और यह भी बात है कि अभी 9 जून को जब एटीएस के द्वारा 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति का नाम नूर आलम भी था, उनके द्वारा ही ये इनपुट मिले थे कि कहां-कहां पर उत्तर प्रदेश में ये रोहिंग्या बसे हुए हैं। और अब जब इन लोगों की गिरफ्तारी हो गई है तो एटीएस के द्वारा ये भी कहा गया है, जब जांच चल रही है, इन लोगों से पूछताछ की जा रही है, तो खबरें ये भी आ रही हैं कि 2022 में आने वाले चुनावों से पहले इन सभी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को उत्तर प्रदेश में नागरिकता दी जानी थी। इनके डॉक्यूमेंट बनाने थे फर्जी, जो कि योगी को हराया जा सके और उत्तर प्रदेश में अपनी सत्ता को काबिज किया जाए। अब इस बात में भी जाना काफी ज्यादा बेहद जरूरी है कि आखिरकार वेस्ट बंगाल जैसा माहौल उत्तर प्रदेश में क्यों बनाने का प्रयास किया जा रहा है। एक तरफ जहां जनता के हित के लिए योगी सरकार काम कर रही है, तो वहीं पर विपक्षी पार्टियों की तरफ से इस तरीके के नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं कि बांग्लादेशी और म्यांमार से लाए गए इन रोहिंग्याओं को उत्तर प्रदेश में बसाने का काम किया जा रहा है। और खुलासे तो पुलिस के द्वारा ये भी हुए हैं कि ये जो लोग यहाँ पर पकड़े गए हैं, जिन लोगों 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, ये लोग महिलाओं की तस्करी भी करते हैं। और दिल्ली में भी खजूरी खास की साइट पर इनका एक ऑफिस है जहां से ये लोगों के नकली दस्तावेज बनाने का काम करते हैं। अगर कार्यवाही इसी तरीके से चलती रही तो वो दिन दूर नहीं है जब उस नेता का भी नाम सामने आ जाएगा, उस पार्टी का भी नाम सामने आ जाएगा जो कि उत्तर प्रदेश में रोहिंग्याओं को बसाने का प्रयास कर रही है। आप सभी ने अच्छी तरीके से देखा है, अगर हम ओखला की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की जमीन की बात करें जो कि सिंचाई विभाग की जमीन है, जो जमीन रोहिंग्याओं के द्वारा ही कब्जे में ली जा चुकी है और उसको लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा भी था कि इस जमीन को खाली कराया जाएगा और ये उत्तर प्रदेश की जमीन है। एक तरफ जहां पे उत्तर प्रदेश की पुलिस उन रोहिंग्याओं से निपटने का प्रयास कर रही है, एक एक करके उनकी गिरफ्तारी कर रही है और 15 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी रोहिंग्याओं की उत्तर प्रदेश से अभी इन 2-3 महीनों में हो चुकी है। पर ऐसी कुछ सरकारें हैं जिन्होंने इन रोहिंग्याओं को बसाने का प्रयास उत्तर प्रदेश में किया है। इनका नाम सामने आना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोहिंग्या हमारे देश पर कितनी बड़ी समस्या है, कितना बड़ा बोझ है, ये आप सभी जानते हैं कि एक तरफ संसाधन की कमी है, दूसरी तरफ हमारे देश में ही आबादी काफी ज्यादा है और तीसरी तरफ ये रोहिंग्या जिनका खुद का देश है और उसके बावजूद भी हमारे देश में आकर ये अराजकता फैलाने का काम करते हैं। और आपने हाल तो देख ही लिया है वेस्ट बंगाल में कि वहां पर एक तरीके से ममता बनर्जी जिस तरीके से जीती हैं, वहां पर किसका ज्यादा सपोर्ट है? रोहिंग्या बांग्लादेशियों की वजह से ही आज वो सत्ता में काबिज हैं। और क्या दशा देखनी पड़ रही है वहां के परिवारों को, वहां के हिंदू समाज के लोगों को कि किस तरीके से उन्हें अपना ही घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जा
जा रहा है। अपने ही शहर में उन्हें अपने ही घर में अजनबियों की तरह रहना पड़ रहा है, उनके घरों में आग लगा दी जाती है। तो शायद जो लोग उत्तर प्रदेश में इन रोहिंग्याओं को बसाने का प्रयास कर रहे हैं वो उसी तरीके की सत्ता चाहते हैं, पर शायद ये चीजें मुश्किल होंगी विपक्ष के लिए और उन लोगों के लिए जो रोहिंग्याओं को उत्तर प्रदेश में बसाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस और एटीएस लगातार एक एक करके गिरफ्तारी कर रही है। और 9 तारीख को जो गिरफ्तारी नूर आलम की हुई थी उसके द्वारा भी काफी ज्यादा खुलासे हुए थे और आज जो 4 गिरफ्तारी हुई है इनसे भी बड़े खुलासे होने के अंदेशे हैं और शायद धीरे धीरे करके उत्तर प्रदेश की एटीएस उस बड़े नाम तक भी पहुंचे जो इस सारी घटना को और सारे रोहिंग्याओं को जिस तरीके से एक एक करके लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, और उस बड़े नेता का नाम भी जल्दी सामने आएगा जो 2022 में आने वाले चुनावों को लेकर इस तरीके के प्रोपोगंडे और इस तरीके की चाल और हथकंडे उत्तर प्रदेश में अपनाने का प्रयास कर रहा है। जय हिंद।